हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के थ्रू बीकॉम सेकेंड ईयर का रूरल मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग से शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर हमारा 2 वीडियो उसके अंदर कवर होगा। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारी ये फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की, क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे, तो हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, रूरल मार्केटिंग का मीनिंग, रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन, रूरल मार्केट जो टर्मिनोलॉजी है ये इवॉल्व कैसे हुई है, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। रूरल मार्केटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे और रूरल कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो रूरल मार्केटिंग का मीनिंग क्या है? बेसिकली जो रूरल मार्केटिंग है, रूरल मार्केटिंग इज डिफाइंड एज मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज involved in assessing, stimulating and converting the purchasing power of the rural consumers into effective demand. तो रूरल मार्केटिंग है क्या कि जो भी सारी एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट, कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बात की गई है, असेसिंग की, स्टिमुलेटिंग की और कन्वर्टिंग की। किस चीज़ की? असेसिंग का मतलब होता है आंकलन करना, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है इनकरेज या अराउज करना, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो क्या करती हैं, रूरल कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उनको एस्टिमेट करती हैं, रूरल कंज्यूमर्स के अंदर इंटरेस्ट अराउज करना कि वो गुड्स को क्या करें, परचेज करें, ठीक है। और थर्ड इन्होंने बोला हुआ है कन्वर्टिंग दी परचेजिंग पावर ऑफ दी रूरल कंज्यूमर्स इनटू द इफेक्टिव डिमांड। अब इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इफेक्टिव डिमांड होती है कि रियल इंटेंशन, उनके अंदर भी दिलचस्पी पैदा करना कि हाँ भी वो उस पर्टिकुलर गुड को क्या कर ले, बाय कर ले। दैट इज़ नोन एज दी रियल डिमांड। तो रूरल मार्केटिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो क्या करती हैं, रूरल कंज्यूमर्स के अंदर रूरल गुड्स के प्रति उनकी डिमांड को सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट अराउज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनकी इफ़ेक्टिव डिमांड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ताकि वो मार्केट में जाकर क्या कर सके, गुड्स को बाय कर सके, गुड्स को वो बाय कर सके। प्लस रूरल पीपल, जो रूरल एरिया के लोग हैं, उनके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, जब उनकी डिमांड फुलफिल होएगी तो उनका सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। प्लस उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक बार हम पढ़ते हैं रूरल मार्केटिंग क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन असेसिंग। असेसिंग का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, आंकलन करना। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, इनकरेज और अराउज करना। और उनकी परचेजिंग पावर, कन्वर्ट करना उनकी परचेजिंग पावर को किस में, इफ़ेक्टिव डिमांड में, कि हाँ भी उनकी रियल इंटेंशन में क्या कर देना, उसको रियल इंटेंशन में उसको क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। और मूविंग देम टू द रूरल पीपल इन द एरियाज टू द क्रिएट, और ये सब करके उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या करना, फुलफिल करना, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या करना, अचीव करना, ठीक है। इससे हम क्या कर पाएंगे, अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स है वो भी क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। आपको पता है कि हमारे जो इंडिया है उसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। अभी भी बहुत सारी जो लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाना, ठीक है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन दी रूरल मार्केटिंग। और जो रूरल मार्केटिंग आप कह लीजिए, इसकी इम्पॉर्टेंस इंक्रीज, जब हम इसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो इसकी इम्पॉर्टेंस है वो कब इंक्रीज हुई है, आफ्टर दी 1990s। 1990s के बाद जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उस इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद ही जो हमारी आप कह लीजिए, उस पॉलिसी के आने के बाद जो न्यू एलपीजी पॉलिसी आई थी, उसके बाद ही जो रूरल मार्केटिंग है उसने भी अपनी पकड़ क्या की है, मजबूत की है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि रूरल मार्केटिंग क्या है, एक
टू वे मार्केटिंग प्रोसेस है। टू वे मार्केटिंग प्रोसेस कैसे है, जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि अर्बन टू रूरल, मेजर पार्ट जो रूरल मार्केटिंग का है, ठीक है, अर्बन टू रूरल मेजर पोर्शन में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो ट्रांजैक्शन है अर्बन मार्केटियर्स की हु सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज। अब देखो गुड्स टू वे से जाते हैं, ऐसा नहीं कि अर्बन से रूरल, नहीं, रूरल से अर्बन भी आते हैं, अर्बन से रूरल भी जाते हैं। इस वजह से इन्होंने बोला हुआ है कि जो रूरल मार्केटिंग है वो क्या है, टू वे प्रोसेस। ये ही नहीं है कि जो अर्बन गुड्स हैं सिर्फ उन्हीं को हमने रूरल एरियाज़ तक पहुंचाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूरल एरियाज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, आपको पता है रूरल एरियाज़ के अंदर घर घर में इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज़ खुली हुई हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड नो डाउट इंडिया अर्बन लेवल पे भी है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे तो है ही है। इंटरनेशनली भी बहुत सारे गुड्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह होगी या ये सब। अब इस वजह से इन्होंने बोला है कि जो रूरल मार्केटिंग है वो क्या है, टू वे मार्केटिंग प्रोसेस है। टू वे मार्केटिंग प्रोसेस कैसे है, सबसे पहले बोला हुआ है अर्बन टू रूरल। मेजर पार्ट जो है रूरल मार्केटिंग का वो इंक्लूड करता है कि अर्बन मार्केटियर्स हु सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। जो अर्बन मार्केटियर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज रूरल एरियाज़ में जाकर सेल आउट करके आते हैं। जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गए, क्योंकि आपको पता है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स हमारे एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होते हैं। एफएमसीजी गुड्स हो गए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, इनका इस्तेमाल हमारे विलेजर्स वगैरह रूरल पीपल करते हैं। ट्रैक्टर्स, बाईसाइकिल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारे कहाँ से आते हैं, अर्बन एरिया से आते हैं। कहाँ पर, रूरल एरियाज पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आपने तो टू वे बोला है, तो रूरल से अर्बन कौन कौन से प्रोडक्ट्स जाते हैं, वही बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं एग्रीकल्चर मार्केट। अब देखो एग्रीकल्चर जो सामान है वो इन्होंने अपने फार्म्स वगैरह में क्या किया, ग्रो किया। अब ये तो है नहीं, बहुत सारा ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब इनको बेचेंगे कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में आकर। तो रूरल प्रोड्यूसर सीज टू सेल हिज प्रोड्यूस इन अर्बन मार्केट्स, लाइक जैसे सीड्स हो गए या उसने छोटे छोटे वो सैम्पलिंग्स हो गए, वो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स जो अपने फार्म्स पर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, स्पाइसेस हो गए, मिल्क हो गए। नो डाउट आपको पता है रूरल जो पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या करती है, इनके अपने डेयरी फार्म्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, जहाँ से हमें प्योर मिल्क, बटर, घी, ये सब कुछ क्या करते हैं वो अवेल करवाते हैं। उसी तरह से इनके मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वही हो गया पनीर, चीज़ हो गया, बटर हो गया, प्यूरिफाइड बटर हो गया जिसको हम घी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, रूरल एरिया से मिलती हैं। थर्ड इन्होंने बोला है रूरल टू रूरल। वैसे तो इन्होंने बोला था कि ये क्या है, टू वे प्रोसेस है कि रूरल से अर्बन भी आते हैं, अर्बन से रूरल भी जाते हैं, बट रूरल टू रूरल भी जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस बिटवीन द टू विलेजेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जैसे आपस में आसपास के दो विलेज जिनमें बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है डिस्टेंस, आप क्या लीजिए, ठीक है, टू ईच अदर, लाइक जैसे एग्रीकल्चर टूल्स हो गए, ड्रेस मटेरियल्स हो गए, बुलोक कार्ट्स हो गए, ये आपस में। बुलोक कार्ट्स आपको पता ही है जो बैलगाड़ी वगैरह होती है, अर्बन एरियाज़ में तो इनका इस्तेमाल नहीं होता बट विलेजेस में होता है। तो आसपास आपस में भी ये क्या करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है। Next is it is more development than transactional as its nature is more cultural and economic as compared to latter's commercial nature। अब इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो रूरल मार्केटिंग है ये क्या है, एक इट इज़ मोर डेवलपमेंटल देन ट्रांजेक्शनल एज इट्स नेचर इज़ मोर सोशियो। मतलब ये है कि जो हमारी रूरल मार्केटिंग है वो वट दे हैव टोल्ड इज़ दैट कि जो रूरल मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर सिर्फ वो एक्टिविटीज़ नहीं होती कि सिर्फ ट्रांजैक्शन की तो ख़त्म हो गया, नहीं, ट्रांजैक्शन तो होती ही होती है प्लस डेवलपमेंट भी उन्होंने करनी है, ठीक है। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो रूरल हमारा कंज्यूमर है, रूरल बायर है, सोशियो इकोनॉमिक बायर है।
डिफरेंट डिफरेंट इनके अपने कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनका अपना सोशल बैकग्राउंड्स है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही, ठीक है, रूरल मार्केटिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि जो सामान बना वो बस बेचना ही बेचना, हर पहलू को क्या किया जाता है, ध्यान में दिया जाता है, ठीक है। द वर्ड रूलर इज सो मच एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स दैट रूरल मार्केटिंग इज ऑफन कंफ्यूज बट इट शुड। आप देखिए कई बार ये कहते हैं कि जो रूरल मार्केटिंग है उसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ क्या कई बार सिनोनियम समझ लिया जाता है, इंटरचेंज, बट नहीं। जो रूरल मार्केटिंग आप कह लीजिए, रूरल मार्केटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है या इसका आप कह लीजिए दायरा है, इसका फ्रेमवर्क है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर्ड विद एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग का आप कह लीजिए पार्ट है क्या, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि रूरल मार्केटिंग सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील नहीं करता, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी डील करता है, ये आपकी बुलक कार्ट्स में भी डील करता है, ये आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो सारा कुछ रूरल एरियाज़ में चल रहा है। प्लस अभी हमने पढ़ा था ये 2 वे प्रोसेस है, तो अर्बन से रूरल भी और रूरल से अर्बन भी और रूरल टू रूरल भी, ठीक है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व आती हैं रूरल मार्केटिंग के अंदर। दैट्स वाई जो रूरल मार्केटिंग का फ्रेमवर्क है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड विद एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग है क्या, ये तो थी रूरल मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस रूरल मार्केटिंग है क्या। तो रूरल मार्केटिंग, अब रूरल मार्केटिंग है क्या, रूरल मार्केटिंग है कि जो भी प्रमोशन करना किनका, कंपनी के प्रोडक्ट्स का, ठीक है, रूरल मार्केटिंग के अंदर, और बाय डिवाइसिंग प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रूरल कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए, रूरल कस्टमर्स को उनकी डिमांड को असेस किया जाए, उनको स्टिमुलेट किया जाए और उनकी परचेजिंग पावर को इफ़ेक्टिव डिमांड के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो रूरल मार्केटिंग क्या है, रूरल मार्केटिंग है कि जो भी प्रोडक्ट्स रूरल पीपल के लिए बनाया गया है या रूरल पीपल ने जो प्रोडक्ट बनाया है जो अर्बन मार्केट में सेल करना है, उसके लिए वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या एक्टिविटीज़ को यूज़ करें, ठीक है, ताकि इफ़ेक्टिव डिमांड को जनरेट किया जाए और जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, उनको सेटिस्फाई, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए और उनको पर्सनल ग्राउंड पे सेटिस्फाई किया जाए। दिस इज़ नोन एज रूरल मार्केटिंग। और मार्केटियर को प्रॉपर एक, नो डाउट अर्बन मार्केट और रूरल मार्केटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। वाई? बिकॉज रूरल एरियाज़ मतलब बहुत ज़्यादा वास्टली आप कह लीजिए कि बहुत दूर दूर बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ तक अभी भी आप कह लीजिए बड़े सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रोडक्ट को मार्केटियर को बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट सोशियो कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। अब नो डाउट अर्बन में भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट सोशल कल्चर स्ट्रक्चर के लोग नहीं मिलते, बट रूरल एरियाज़ में जो टेंडेंसी है अर्बन एरिया से वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो रूरल मार्केटियर को क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट मेथडोलॉजी क्या करनी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती है उन कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जी.एन. मूर्ति हम स्टडी करेंगे। जी.एन. मूर्ति ने क्या बोला है कि रूरल मार्केटिंग क्या है, इज द स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, agencies and policy involved in the procurement of farm inputs by the farmers and movement of rural product। तो जी.एन. मूर्ति क्या कहते हैं, जी.एन. मूर्ति कहते हैं कि रूरल मार्केटिंग क्या है, वो सभी एक्टिविटीज़ की स्टडी है, एजेंसीज़ की और वो सारी पॉलिसीज़ की जो इन्वॉल्व हैं। किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि जो भी फार्म इनपुट्स हैं, फार्म इनपुट्स जो भी फार्मर्स ने प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस किए हैं, उनका मूवमेंट उनके प्लेस से, फार्मिंग प्लेस से, फार्म से कहाँ तक पहुँचाना,
कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। तो जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ आती हैं, जो भी सारी पॉलिसीज़ वो डिटर्मिन करते हैं कि अपना सामान वो कैसे बाज़ार में जाकर बेचेंगे, कंज्यूमर्स तक उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे पहुंचेंगे। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, वो सारी एजेंसीज, नो डाउट ये सिंगल पर्सन का काम नहीं है, हमें इंटरमीडियरीज की भी हेल्प लेनी पड़ती है, हमें एजेंसीज़ की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो सारी के सारी एजेंसीज़ हो गया, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ हो गया जो कि डिवाइस की गई है ताकि जो फार्मर का प्रोड्यूस है वो उसकी फार्मिंग प्लेस से कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। तो वो सारे का सारा किसके अंदर आता है, रूरल मार्केटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट इज़ कि हमारी जो रूरल मार्केट है वो इवॉल्व हुई कैसे। इसको इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में कैसे, इसमें 4 पीरियड्स, ये 4 टाइम पीरियड्स लेकर चल रहे हैं। वो 4 टाइम पीरियड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट फेज़। ये जो फर्स्ट फेज़ है ये है हमारी जो जब इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन तक। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी आई थी हमारी अर्ली 50s में स्टार्ट हो गई थी और लेट 60s तक चला था ग्रीन रेवोल्यूशन का काम। तो ये तब तक गई थी। तो आप लेट 60, जैसे इन्होंने मिड 60s लिया हुआ है, तो 1965 तक का आप टाइम पीरियड इसमें लेकर चल सकते हो रफली। फेज़ सेकंड जो था वो हुआ था मिड 60s से, मतलब 1965 से लेकर 1965 से लेकर आप कह लीजिए कि ये वाला जो टाइम पीरियड चला था जब तक हमारे रिफॉर्म्स नहीं आए थे, मतलब 90s तक, प्री लिबरलाइजेशन पीरियड, दैट इज़ आप 1990 से ले सकते हो। फिर आफ्टर 1990s जो फेज़ 3 था, आपको मालूम ही है कि तब हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जिसमें लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो फेज़ 3 वो था और फेज़ 4 आ गया हमारा 21 सेंचुरी जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब फेज़ 1 चल रहा था तो फेज़ 1 में क्या था, बेसिकली जो मेन इनका जो फोकस होता, तो जो हमारा फर्स्ट फेज़ था जो हमारी इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुआ था और मिड 60s तक गया था, इस फेज़ के अंदर रूरल मार्केटिंग की आप कह लीजिए कि थोड़ी शुरुआत हो चुकी थी। उस समय जो राज होता था वो होता था महाजन्स वगैरह हो गए इन सब का। तो उस समय जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी होते थे वो हो गए ये कॉटन, पल्सेस, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी। और जो हमारा ऑटोमेटिक जो भी आप कह लीजिए मशीनरीज होगी, जैसे हमारे आप कह लीजिए ट्रैक्टर्स हो गए, या इरिगेशंस के लिए भी ट्यूबवेल्स हो गए, या पम्प सेट्स हो गए, या थ्रेशर्स वगैरह हो गए जिनसे कटाई वगैरह की जाती है, ये सब चीज़ें भी बड़ी लिमिटेड थी। उस समय हमारी इकोनॉमी अभी प्रिमिटिव स्टेज पर थी। अभी आप कह लीजिए कि जो भी मैकेनाइजेशन था बड़ा स्लो था, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स के ऊपर ही क्या किया जाता था, रिलाई किया जाता था। तो अभी स्टार्टिंग हुई थी उस समय, तो हमारी अभी क्योंकि उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो अभी उसने वापस से अपने आप को स्टार्ट किया था कि वो वापस से हमारी इकोनॉमी रीप्लेनिश्ड कर सके। तो अभी प्रिमिटिव स्टेज पर थी। तो आप इस समय हम इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो नेक्स्ट स्टेज आती है, वो आती है कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। हमें था कि हमें मैक्सिमम अपने प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना ही है ताकि जो हमारी कंट्री की निर्भरता थी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो क्या हो सके, ख़त्म हो सके। हम सेल्फ सफिशेंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स को उगा सके ताकि हमारी जो कंट्री की डिमांड है वो फुलफ़िल हो सके। तो ये फेज़ स्टार्ट हुआ था मिड 60s से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन टू प्री लिबरलाइजेशन, वही 1990s तक ये चीज़ गई थी। इसी अब जो सेकेंड फेज़ के अंदर क्या हुआ था, सेकेंड फेज़ हमारा स्टार्ट हुआ था 65 से लेकर 90 तक। अब इसमें आप कह लीजिए कि रूरल इंडिया ने थोड़ा चेंज फेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, चेंज कैसे, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम्स आनी स्टार्ट होगी। इसी समय
इसी टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी एजेंसीज फॉर्म की, जैसे खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन भी बना ताकि लोग आकर क्या कर सके, अपने खादी वगैरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेच वगैरह सकें। और भी बड़ी सारी सोसाइटीज़ फॉर्म्ड हुई, स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई ताकि रूरल इंडिया को अपसर्ज किया जा सके। अपसर्ज मीन्स इसको ऊंचे पायदान के ऊपर लेकर जाया जा सके। और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए, साइंटिफिक फार्मिंग स्टार्ट हुई और गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जीबिशन स्टार्ट की, जैसे ग्राम श्री मेलाज हो गए या शिल्प मेलाज हो गए, जहाँ पर जो फार्मर्स है वो अपने प्रोडक्ट्स को जाकर क्या कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड फेज में हुआ। अभी भी नो डाउट जो एडवांस मार्केटिंग होनी चाहिए रूरल प्रोडक्ट्स की वो अभी भी नहीं आई थी, बट ये आप कह लीजिए कि स्टार्ट हो गया था कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। जैसे एग्जीबिशंस होगी, मेलाज हो गए और कमीशन और एजेंसीज बनाई गई ताकि जो फार्मर्स को हेल्प कर सके उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। नेक्स्ट हमारा फेस आता है थर्ड फेज। अब थर्ड फेज में देखिए जो था मिड 90s का जो पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड था, इसके अंदर क्या हुआ था कि हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आ गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर ने क्या देखे थे, चेंजेस देखे थे। अब रूरल जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चर सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही थी और कंपनीज़ को भी रूरल मार्केटिंग के अंदर पोटेंशियल नज़र आनी क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। और लास्ट इज़ योर 21 सेंचुरी, और 21 सेंचुरी में हम जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये तो आप कह लीजिए कि एक तरह से रेवोल्यूशन ही प्रूव हुआ रूरल मार्केटिंग की तरह के लिए। कैसे रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन कैसे प्रूव हुआ कि जैसे पिछले फेज़ में हमने देखा कि कंपनीज़ वगैरह सब इंटरेस्टेड होगी, उनको भी रूरल मार्केट के अंदर क्या हुई, पोटेंशियल दिखनी स्टार्ट हुई। उसी तरह से क्या हुआ कि जो फेज़ 4 के अंदर जो था, आप कह लीजिए फेज़ 4 के अंदर रियल पोटेंशियल जो रूरल मार्केट्स की थी वो निकल के आई। पहले क्या होता था कि सिर्फ हाँ प्रोडक्ट्स बेच दिया, ख़त्म हो गया रूरल प्रोड्यूसर्स का काम या रूरल कंज्यूमर्स का काम। अब ऐसा नहीं था, अब ये चीज़ हुई थी कि हाँ एक प्रॉपर मार्केट, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। जैसे अर्बन मार्केट्स के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वैसे ही रूरल मार्केट्स के लिए भी क्या किया गया, प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो सके, ईजिली बिक सके और वो भी जो अर्बन प्रोडक्ट्स हैं उनका भरपूर फ़ायदा वो उठा सके। नेक्स्ट इज़ रूरल मार्केटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हैं कि लार्ज मार्केट, नो डाउट जो हमारा 2001 का सेंसेक्स है उसके अकॉर्डिंगली जो रूरल पॉपुलेशन है वो इंडियन पॉपुलेशन का 73% कॉन्स्टिट्यूट करती है। इट मीन्स जो 27% पॉपुलेशन है वो ही अर्बन है, मैक्सिमम जो इंडियन पॉपुलेशन है दैट इज़ रूरल पॉपुलेशन। सेकेंड इज़ ऑक्यूपेशन पैटर्न। ऑक्यूपेशन पैटर्न में इन्होंने मेनली हमारी जो रूरल पीपल हैं उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, एग्रीकल्चर। तो मोर देन जो 60% रूरल इनकम है वो कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है। और अगर क्रॉप फेलियर वगैरह हो जाए, सपोज़ किसी मौसम में बरसात ज़्यादा होगी या बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम हुई, तो फिर क्या होता है कि जो रूरल मासेस की जो इनकम है वो क्या होती है, डायरेक्टली इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट इज़ लार्ज एंड डाइवर्स स्कैटर्ड मार्केट। जो रूरल मार्केट है ऐसा नहीं है, जैसे अब शहर है वो तो पता है कि मेन लोकेशंस के ऊपर क्या है, सिचुएटेड है, बट रूरल हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वाइडली स्कैटर्ड हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो विलेजेस वगैरह हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा वाइडली स्कैटर्ड है। जो इनका जोग्राफिकल एरिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए दूर दूर बहुत ज़्यादा लोकेटेड है, ठीक है। डाइवर्स और हिट्रोजीनियस मार्केट्स, मतलब वाई डाइवर्स और हिट्रोजीनियस, क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न कल्चर्स के लोग क्या करते हैं, विलेजेस में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबीज़ हैं या आप कह लीजिए कि मुस्लिम्स हैं सिर्फ यही रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग विलेजेस में स्टे करते हैं।
नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन। जो मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल है उनकी जो परचेजिंग पावर है और पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, लो है। मैक्सिमम जो 60% लोग हैं उनकी जो इनकम है दैट इज़ लेस देन 25,000 रुपीज़, और 40% या उससे ज़्यादा ही, मतलब बड़े कम आप कह लीजिए कि तादाद है रूरल एरिया के लोगों की जिनकी इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है। जैसे पंजाब के वीट फार्मर्स हो गए, या आप कह लीजिए आंध्र प्रदेश के राइस फार्मर्स हो गए। ये कुछ एक बड़ी कम लोग आप कह लीजिए कि जो मैक्सिमम क्रीम क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं रूरल मार्केट की। लिटरेसी रेट, नो डाउट अगर करंट स्कैनेरियो की बात करें तो नो डाउट लिटरेसी रेट इज़ राइजिंग डे बाय डे, बट मैक्सिमम रूरल एरिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है अर्बन एरिया से कंपेयर किया जाए तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या है, कम है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्योंकि लो इनकम है, परचेजिंग पावर लो है, तो वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खरीद पाते क्योंकि इनकम उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या है, कम है। तो ये नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अभी भी काफ़ी सारे विलेजेस हमारे ऐसे हैं जो कि रोड्स आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि रोड्स के अलावा हमारे जो रोड्स हो गए या रेलवे कनेक्टिविटीज़ होगी उनसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फिर टेलीफोन फैसिलिटी से कनेक्टेड नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अभी हमें क्या करनी है, रूरल एरियाज़ की डेवलप करनी है। और ट्रेडिशनल आउटलुक्स में क्या है, विलेजेस डेवलप स्लोली एंड हैव अ ट्रेडिशनल। वही है कि विलेजेस में अगर कोई भी हमें चेंज लेकर आना है तो हम एकदम से चेंज नहीं लेकर आ सकते, बिकॉज इट इज़ बीइंग अपोज्ड बाय मैनी पीपल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चेंज को स्लोली एंड स्लोली ही मतलब वो लोग बड़ी स्लोली एक्सेप्ट करते हैं। तो बाय चांस हमें कुछ भी चेंजेस अगर लेकर आने हैं तो सबके इंटरेस्ट वगैरह को ध्यान में रखते हुए ही हमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से। और डिस्टेंस, जो विलेजेस नियरर टू टाउन्स हैव एलिमेंट्स ऑफ द अर्बन लाइफ इंटीरियर। अभी भी जो भी शहरों के आसपास विलेजेस होते हैं फिर भी उनका जो आप आउटलुक कह लीजिए अर्बन एरिया जैसा है। जैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो भी गांव वगैरह होंगे उनमें अभी भी आप कह लीजिए अर्बन टच आपको मिल जाएगा, बट हमारी जो विलेजेस हैं, रूरल एरिया है, बहुत ज़्यादा वाइडली स्कैटर्ड है, ठीक है। तो वाइडली स्कैटर्ड होने की वजह से जो उनका आउटलुक है वो क्या है, मोर ट्रेडिशनल है। डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। जो इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। विभिन्न जातियों के, विभिन्न सोशियो कल्चर के, डिफरेंट सोशियो कल्चर के लोग वहाँ पर रहते हैं। कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल्स, वो तो है ही है कि जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि डिफरेंट सबका कल्चर है, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड है, तो ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स हैं इनके लिए कि ये अपनी जो भी इनकी मान्यताएं हैं, इनके जो भी आप कह लीजिए कि कल्चर के एथिक्स हैं या रिलीजियस या कम्युनिटी के एथिक्स हैं, ये वो ही फॉलो करते हैं। तभी तो यहाँ पर चेंज को इम्प्लीमेंट करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। मीडिया रीच भी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है रूरल कंज्यूमर्स में। प्रिंट मीडिया भी 10% तक का ही पहुँच पाया है। टीवी भी बहुत कम है, रेडियो कनेक्टिविटी भी कम ही है, और सिनेमा की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ आर क्वाइट inadequate and villagers have to travel long distances for getting medical treatment। और चलो जो विलेजेस अर्बन एरिया के आसपास होंगे वहाँ तो नो डाउट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, लेकिन जो विलेजेस बहुत ज़्यादा दूर है अर्बन एरिया से, 400 500 किलोमीटर दूर हैं या इससे भी ज़्यादा दूर है, तो उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो ये तो करेक्टरिस्टिक्स थी। सपोज़ अगर मेरे को अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, आई एम अ अर्बन प्रोड्यूसर, रूरल मार्केट में जाकर अगर मेरे को ये कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, तो उस केस में मुझे ये सारी करेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से माइंड में रखते हुए ही अपनी स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ क्या करनी पड़ेंगी, फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रूरल कंज्यूमर्स। तो रूरल कंज्यूमर्स को इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला आता है हमारे पास एफ्लुएंट ग्रुप। एफ्लुएंट ग्रुप होता है जो रिच क्लास फार्मर्स होते हैं, बड़े कम नंबर में होते हैं, आपको बताया ही था, और जिनकी इनकम आप कह लीजिए कि 50,000 से ज़्यादा होती है। दे हैव अफोर्डेबिलिटी बट डू नॉट फॉर्म अ डिमांड बेस लार्ज इनफ। ये क्या कर अफोर्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन इनकी जो तादाद आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। और इनके अंदर आ जाता है आपका वीट फार्मर्स इन पंजाब एंड राइस मर्चेंट्स हो गए जैसे आंध्र प्रदेश के, ये रिच कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मिडिल क्लास। मैक्सिमम जो हमारे विलेजर, जो हमारे रूरल आप कह लीजिए कंज्यूमर्स हैं, वो क्या आ जाते हैं, मिडिल क्लास ग्रुप आ जाता है। इसके अंदर आ जाता है हमारा ये जैसे हमारे शुगर केन फार्मर्स हो गए यूपी के या कर्नाटका के, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब जिनकी आप और लास्ट इज़ योर पुअर। और ये ह्यूज सेगमेंट है, इनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होती है, बड़ी ज़्यादा लेस होती है, स्ट्रेंथ मोर होती है, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ग्रांट्स वगैरह मिलती रहती है। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे बिहार और उड़ीसा के फार्मर्स। तो ये सारे के सारे कंज्यूमर्स को भी आपको माइंड में रखते हुए ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ क्या करनी है, फॉर्मुलेट करनी है। कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हम करते हैं डिस्कस। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं रूरल कंज्यूमर की। ये द रूरल कंज्यूमर हैज़ अ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट इन एनी प्रोडक्ट परचेज को, मतलब इनकी इन्वॉल्वमेंट, अगर इनको लगता है कि ये चीज़ इनके फ़ायदे की है तो ये इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जो ये इनकी परचेजेस है ये मोस्ट ऑफनली कब करते हैं, वीकली बेसिस पर करते हैं परचेजेस, ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटीज़ में करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो इनकम लेवल है, जो मैक्सिमम टेंडेंसी है वो पुअर और मिडिल क्लास की है, इनका इनकम लेवल कम होता है, इस वजह से ये वीकली बेसिस के ऊपर और लेस क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं। They are very quality conscious but value for money is of prime importance। क्वालिटी कॉन्शियस तो होती हैं लेकिन वैल्यू ऑफ मनी इनके लिए क्या होती है, प्राइम इम्पॉर्टेंस होती है। दे लुक फॉर मोर फॉर फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट रादर देन फ्रिल्स। ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने बोला है कि मेन ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट इन्होंने बाय करा है उसके फंक्शंस कैसे हैं, ठीक है, जो जिस चीज़ के लिए बाय करा है क्या वो ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर भी रहा है कि नहीं। साथ में इन्होंने बोला रादर देन फ्रिल्स एसोसिएटेड विद इट। फ्रिल्स एसोसिएटेड का मतलब क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कई बार आप ड्रेसेस वगैरह अपने बनवाते हैं तो आप फ्रिल्स वगैरह लगवाते हैं उन ड्रेसेस के ऊपर। फ्रिल्स का मतलब क्या है कि जो आपकी ड्रेस की लुक है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। तो इनका फ्रिल्स की तरफ इतना ध्यान नहीं होता, इनका मेन ध्यान होता है कि प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी के ऊपर। और अगर ये एक्स्ट्रा भी पे कर देते हैं अगर क्वालिटी अच्छी इनको मिल जाए। दे आर ब्रांड लॉयल, और ये ब्रांड लॉयल होते हैं। वंस लॉयल्टी इज़ फॉर्म्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसलॉज। और रूरल कंज्यूमर्स ऐसा नहीं है कि हाँ भी प्रोडक्ट शिफ्ट करते रहते हैं, दे आर ब्रांड लॉयल। अगर उन्हें लगता है कि जैसे सपोज ट्रैक्टर्स है, जैसे सोनालिका के ट्रैक्टर्स आते हैं, अगर इन्हें पता है कि हाँ इस कंपनी के जो ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो ये मैक्सिमम लोग फिर वो ही परचेज़ करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉपरली ये सिम्बल्स और कलर्स को बेटरली अंडरस्टैंड करते हैं। लुक्स फॉर एंडोर्समेंट बाय लोकल लीडर्स, एंड जो भी एंडोर्समेंट लोकल लीडर्स या आइकन्स करते हैं, जो भी इनको लगता है कि हाँ भी अपने बंदे ने एंडोर्समेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट इस प्रोडक्ट का किया, तो इट मीन्स ये अच्छा ही होगा। The source of information is critical for him as he is influenced by information received and opinion formed through various resources in his purchasing decision। वो तो हर कंज्यूमर ही है, चाहे अर्बन भी हो चाहे रूरल भी हो, उनके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है, क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो जब भी आप रूरल मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसका जो भी सोर्स है वो आप हमेशा बहुत ध्यान से आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। परचेजिंग डिसीजंस आर यूजुअली टेकन, और इनके जो भी मैक्सिमम जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनके अंदर जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं, जो भी करता होता है उनकी फैमिली का, दैट मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली और द एल्डेस्ट इन द फैमिली, वो ही डिसीज़न लेता है हर चीज़ का, किस चीज़ को परचेज़ करना है, किस चीज़ को सेल करना है। ब्रिस्क बाइंग इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग पीरियड। ब्रिस्क बाइंग का मतलब क्या है, जब लार्ज क्वांटिटी में ये किसी भी चीज़ को बाय करते हैं उसको बोलते हैं ब्रिस्क बाइंग। ब्रिस्क बाइंग कब की जाती है, हार्वेस्टिंग पीरियड में।
ठीक है, आफ्टर दी हार्वेस्टिंग, क्योंकि उस समय इन्होंने फसल की कटाई की होती है, तो इन्होंने फसल मंडी वगैरह में जाकर बेची होती है, तो इनके पास परचेजिंग पावर काफ़ी, उस समय लिक्विडिटी काफ़ी होती है, तो उस समय ये ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हैं, या फेस्टिवल सीजन पे ये बाय करते हैं. इन मैनी केसेस बायर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूज़र. और इस चैप्टर के अब हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस. वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द रिमेनिंग टॉपिक. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग.